हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू। और इससे पहले मैंने टैक्स के भी एमसीक्यू सीरीज़ डाली हुई है। जिन्होंने नहीं देखी वो चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको टैक्स के एमसीक्यू मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कॉस्ट के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है ये पूछ रहा है। ओके, तो देखेंगे, साथ के साथ आप खुद भी करें क्वेश्चन को। ओके, ऑप्शन देखें। ए, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। नंबर बी, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। नंबर सी देखें, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। या फिर डी, असेटिंग शेयर होल्डर इन डिसीजन मेकिंग। तो ये आपको देख के पता चल रहा है इसमें शेयर होल्डर क्या लेना देना आगे। इसमें डी ऑप्शन ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ए प्रॉफिट सेंटर इज़ ए सेंटर। मैं आपको पहले बताता हूँ, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आते हैं, तीन आते हैं। एक होता है कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। ओके, तो अब इसमें ये प्रॉफिट सेंटर का पूछ रहा है। देखिए, ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन। प्रॉफिट सेंटर इज़ ए सेंटर वेयर द मैनेजर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। जिसमें क्या करता है मैनेजर, मैक्सिमाइज को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। या फिर विच कंसर्न विद अर्निंग एंड एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। या फिर दोनों करता है। या फिर विच मैनेज कॉस्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ए, जिसमें क्या करता है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अब देखते हैं 3 नंबर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कैन बी कैटेगराइज। जैसे मैंने अभी बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को बांटा गया है कॉस्ट में, प्रॉफिट में और इन्वेस्टमेंट में। ऑप्शन उसका डी आ गया जिसमें तीनों है। ओके, अब देखते हैं 4 नंबर। कॉस्ट यूनिट इज़ डिफाइंड एज। जो कॉस्ट यूनिट है ना, इसको किस में डिफाइन किया गया है? देखिए, ये देखिए, यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और टाइम इन रिटेन टू विच कॉस्ट में बी ascertained or expressed. Number B, a location, person or an item of equipment of group of these for which cost are ascertained and used for cost center. या फिर C, center having the responsibility of gathering and maximizing profit. या फिर center certain with earning and adequate return on investment. अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, कॉस्ट यूनिट इज़ डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ क्वांटिटी। जो क्या यूनिट ऑफ क्वांटिटी प्रोडक्ट की जो यूनिट है, या फिर सर्विस और टाइम इन रिटेन टू विच कॉस्ट में भी असर्टेन और एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो अब इसका नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ए कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या है? ऑप्शन देखिए। विच चेंज इन टाइम इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन आउटपुट। आउटपुट के चेंज करने पर चेंज हो जाती है इन टोटल प्रोडक्शन में। इन विच अब बी नंबर देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। विच इज़ पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। नंबर सी, या फिर विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिप्रेस चेंज इन आउटपुट। ये इसका राइट आंसर है। ओके,
टोटल में चेंज नहीं होती। अब ये देखिए, अब मैं आपको बता दूँ एक पॉइंट, ये जो फिक्स कॉस्ट होती है पर यूनिट तो ये वेरी करती है, ओके। और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ एन स्पेसिफाइड नंबर और एन अंडरटेकिंग। इसका क्या आएगा, कैन नॉट, ओके। 7 नंबर देखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आर। कॉस्ट के एलिमेंट पूछ रहे हैं इसमें अपने को कि कौन कौन से हैं। इसमें कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, या फिर ये तीनों कह रहे हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। इसका राइट आंसर डी, तीनों ही आते हैं। 8 नंबर, अब नॉर्मल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट। जो अब नॉर्मल कॉस्ट होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है, ये पूछ रहा है। ए नंबर, ए देखिए ऑप्शन, कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। ये तो नहीं हो सकता नॉर्मली थोड़ी। कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट लेवल ऑफ आउटपुट, ये इसका राइट आंसर है। इसमें क्या कह रहा है, अब नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मली इनकर्ड नहीं होती, ठीक है, जो नॉर्मल इनकर्ड होती है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, नॉर्मल। और जो ये क्या कह रहा है, कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, इसका भी आंसर राइट है। अब देखिए 9th नंबर, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग डैश इनटू डैश। किस में कन्वर्ट करती है, रॉ मटेरियल को करती है WIP में, रॉ मटेरियल को करती है फिनिश गुड्स में, WIP को करती है फिनिश गुड्स में, या फिनिश गुड्स को करती है सेलेबल गुड्स में। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको आता ही होगा। इसका क्या है, रॉ मटेरियल को किस में करती है, फिनिश गुड्स में, ऑप्शन बी। अब ये 10th नंबर देखते हैं, संक कॉस्ट आर। ये पूछ रहा है संक कॉस्ट क्या होती है, रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट होती है, नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगी वो होती है, या फिर फ्यूचर कॉस्ट है। संक कॉस्ट क्या होती है, नॉट रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो पास्ट में लग चुकी है, अब उसका फ्यूचर में कोई भी कुछ नहीं हो सकता, उसका जो पास्ट में लग गई है उसका कोई, अब जो डिसीजन लेंगे उससे कोई उसका लिंक नहीं होगा, ओके। तो नॉट रेलिवेंट, ऑप्शन बी। अब लिखते हैं 11th नंबर, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इन केस ऑफ नर्सिंग होम। ये पूछ रहा है नर्सिंग होम में कौन सा कॉस्टिंग का मेथड लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, देखते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट या जॉब। अब ये आपको पता चल रहा है जैसे नर्सिंग ये क्या सर्विस दे रहा है, तो सर्विस में जहाँ भी सर्विस होती है वहाँ कौन सा लगता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ओके। उसके अलावा ये भी मेथड्स हैं, उसके अलावा और भी मेथड होते हैं, जैसे कि वो क्या, बैच कॉस्टिंग होता है, ओके। जॉब कॉस्टिंग, ये तो आ ही गया, जॉब कॉस्टिंग हो गया, यूनिट कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। ये कौन से हैं, इसके मेथड्स हैं कॉस्टिंग के। 12 नंबर देखते हैं, डिस्क्राइब द कॉस्ट यूनिट एप्लीकेबल टू साइकिल इंडस्ट्री। ये कह रहा है कि साइकिल इंडस्ट्री है तो अपनी कॉस्ट किस बेस पे लेगी, ठीक है, पर पार्ट ऑफ साइकिल, साइकिल का एक एक पार्ट है उस पर लेगी, नहीं सर इस पर तो नहीं लेगी। पर साइकिल, ये भी देखते हैं, पर टन लेगी, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। पर डे, ये भी बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, पर साइकिल, ओके। अब देखते हैं 13 नंबर, इसमें देखिए, इसमें ये अब कॉस्ट शीट, इससे पहले आपको ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाती है, हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाती है, ओके। उसके बाद बनती है वर्क कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें हम कर देंगे WIP, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग को ऐड, क्लोजिंग को लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्क कॉस्ट, ओके। इसका एक फॉर्मेट है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के चैनल पर, ओके।
तो चलिए अभी ये क्वेश्चन अभी देखते हैं फ़िलहाल के लिए। अब ये कह रहा है क्या निकालना है, हमें प्राइम कॉस्ट निकालनी है। तो इसके लिए हमें इनके दे रखा है डायरेक्ट क्या चाहिए होता है, हमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस चाहिए होते हैं। मटेरियल दे रखा है, थोड़ा इसको मैं डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, परचेज दे रखा है और कंज्यूम दे रखा है। सर अब कौन सा लें इसमें? मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? मटेरियल कंज्यूम इसमें आ जाता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग और परचेज ऐड होता है और क्लोजिंग लेस ऑलरेडी हुआ होता है इसमें, ठीक है। तो वो होता है मटेरियल कंज्यूम। परचेज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये ले लेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर ले लेंगे, एक्सपेंस ले लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये नहीं आता, ये इसमें आगे आएगा। तो हमें ये 3 चाहिए। 90 प्लस 60 मटेरियल ले लिया, लेबर ले लिया और एक्सपेंस कितना है 20, कितना आ गया 170। राइट आंसर क्या आएगा? सी 170। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 40 नंबर। इसमें अब देखते हैं 40 नंबर को। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ₹10,000, प्रॉफिट 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे हमें दे रखा है 25%, तो अब इसका हो जाएगा कॉस्ट पे 1/3 हो जाएगा। तो इसका ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 10,000, ये थोड़ा साफ यहाँ लिख रहा हूँ, ये छोड़िए। 10,000 इंटू 1/3 ले लेंगे, ठीक है। 33% कितना आ जाएगा इसका? 3333 आ जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर सी। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको ध्यान से करेंगे। इसमें कह रहा है नेट वर्क कॉस्ट दे रखी है 2 लाख। हमें क्या दे रखी है? प्राइम कॉस्ट होती है ना, सबसे पहले आपको बताया था, तीनों ऐड करने के बाद क्या आती है? प्राइम आती है। प्राइम के बाद WIP, ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग लेस करते हैं, उसके बाद वर्क कॉस्ट आ जाती है ना, ठीक है। उसमें फैक्ट्री को भी लगा लेते हैं ओवरहेड, तो इसमें वर्क कॉस्ट आ गई। हमें क्या दे रखी है? ये वर्क कॉस्ट ही दे रखी है। अब इन दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। 10,000 और 20,000 इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो हम रेड पेन ले लेता हूँ। हमें दे रखा है वर्क कॉस्ट 2 लाख। अब हम इसमें क्या करेंगे? फिनिश गुड्स का ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करेंगे, ऐड और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को। ओपनिंग वाला है ही नहीं, क्लोजिंग का कितना है हमारे पास? फिनिश गुड्स है 30,000, कितना आ गया? 170। थोड़ा गंदा है बट एडजस्ट कर लेना। 170 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे, हमें दे रखे हैं ये रहे ऑफिस, ये वाले ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दे रखे हैं हमें। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 1 लाख ऐड करा। और हमारे पास क्या पड़ा है? हमारे पास है ये सेलिंग ओवरहेड है, ओके। सेलिंग ओवरहेड को भी ऐड करेंगे। कितने? 10,000, 10K लिख रहा हूँ शॉर्ट में। तो इसका कितना आ जाएगा आंसर? 180, ओके। 1,80,000। तो इसका राइट आंसर, सॉरी 180 नहीं 280 आएगा। तो दोबारा बता देता हूँ, जैसे हमने क्या किया था, पहले ये ली थी 2 लाख, ओपनिंग हमारे पास था नहीं, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग कितना था? 30 लिया था, 170 तो यहीं आ गया था। उसके बाद क्या करा था? ऐड 1 लाख और ये ऐड किया 10,000 ये वाला ना, 10,000। तो हमारा आ गया 280, ठीक है। 280 इज़ राइट आंसर, ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। क्लोजिंग ये आप खुद करके देख लेना। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जिसकी वैल्यू बता रखी है 2,000 और यूनिट्स हैं 500 यूनिट्स की, 10,000 यूनिट्स की 50,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, वैल्यू निकालनी है। 1,000 यूनिट्स हैं, ओके। अब इसको इजीली आप निकाल लोगे। इसका राइट आंसर बता देता हूँ, सी है, ओके 5,000। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मटेरियल कंट्रोल टेक्निक। मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक कौन सी नहीं है? नॉट पूछ रहा है।
ABC एनालाइज, हाँ ये तो टेक्निक है। फ्लैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल लेवल, ये आपको नहीं पता तो एक बार रुक जाइए, कोई बात नहीं, वैसे टेक्निक है ये भी। उसके बाद क्या है, मेंटेनिंग स्टोर लेज़र, स्टोर लेज़र को मेंटेन करना, ये टेक्निक हुई? नहीं सर, ये तो टेक्निक तो नहीं हुई, तो ये इसका सी इसका आंसर है। बाकी नेक्स्ट लिख लें, ये भी टेक्निक है, मूविंग एंड नॉन मूविंग आइटम्स। ओके, तो इसका राइट आंसर सी है, जो टेक्निक नहीं है। अब देखते हैं 18 नंबर 18, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ नॉट द वर्क ऑफ परचेज डिपार्टमेंट का कौन सा वर्क नहीं है, ये पूछ रहा है। इसका क्या, रिसीविंग परचेज, ये तो होएगा ही, ठीक है। थोड़ा आगे आ गया ये, इसको साइड कर दूँ, ये लो, ये देखा। उसके बाद भी देखते हैं, एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ मटेरियल सप्लाई, ठीक है, इसमें नोट पूछा ना तो ये भी होएगा ही। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सी है, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर, हाँ ये भी करेगा परचेज ऑर्डर को। ये देखिए, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल रिसीव, अकाउंटिंग करेगा वो, मटेरियल रिसीव की अकाउंटिंग नहीं करेगा, ये तो अकाउंटिंग काम हो गया। तो ये क्या है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। अब देखते हैं 19 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, बिन कार्ड इज़ ए, बिन कार्ड क्या है, जिसमें क्या होता है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड होता है ऑफ मटेरियल रिसीव, इशू और बैलेंस, या क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव, इशू एंड बैलेंस, या फिर वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव, इशू एंड बैलेंस, या फिर क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ लेबर अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है इसमें। बिन कार्ड में क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी, बी ऑप्शन, क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव, इशू और बैलेंस की क्वांटिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, वैल्यू को नहीं करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टोर लेजर इज़ ए, स्टोर लेजर क्या होता है, क्वांटिटी एज वेल एज वैल्यू वाइज रिकॉर्ड करते हैं, या फिर क्वांटिटी वाइज, या फिर वैल्यू वाइज, या फिर रिकॉर्ड ऑफ लेबर अटेंडेंस। स्टोर लेजर में ऑप्शन ए, इसमें क्वांटिटी भी और वैल्यू वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ओके, ए ऑप्शन राइट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। ओके, ये हमने अभी 20 क्वेश्चन किए हैं। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 100 क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।